जोहार दोस्तों, मैं स्मृति एस वोरा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में हम लोग कुछ वन लाइनर्स फैक्ट करेंगे झारखंड जीके के, जो कि प्रैक्टिस सेट के सीरीज का ही अगला भाग होगा। इस क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस के अकॉर्डिंग झारखंड जीके कराऊंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी झारखंड जीके कराऊंगे। सबसे पहले झारखंड की कला और संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट करेंगे। ये क्लास मेरे उन मित्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा जो कि नई नई तैयारियों में लगे हैं, उनको झारखंड जीके का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और मेरे उन मित्रों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा जो कि रिवीजन करना चाहते हैं और जिनकी झारखंड जीके बहुत अच्छी है, लास्ट मूवमेंट में उनको रिवीजन के क्लासेस चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है संथाल। संथाल जनजाति जनसंख्या के आधार पर झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इनका जो संकेंद्रण है, इनका जो जमाव है वो अधिकतर झारखंड के संथाल परगना के क्षेत्र में है। अगला जो क्वेश्चन है वो है झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो मैंने आपको बताया जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये है संथाल जनजाति। अगला जो प्रश्न है वो है झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, जिनकी जनसंख्या दूसरे स्थान पर आती है, वो है झारखंड की उरांव जनजाति। उरांव जनजाति जो है वो यहाँ पर मैंने इसका आंसर किया है उरांव जनजाति। ये द्रविड़ मूल की जनजाति है उरांव, और ये कुडुख भाषा जो है वो बोलते हैं और खुद को कुडुख कहलाना भी पसंद करते हैं। उरांव जनजाति की जो शासन प्रणाली आप लोगों को पढ़नी है वो है पढ़ा पंचायत। अगला जो क्वेश्चन है वो है झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो ये है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड की जनसंख्या के आधार पे तीसरी बड़ी जनजाति है और ये जनजाति जो है मुंडारी भाषा जो है वो बोलते हैं और इनके जो मतलब इनमें युवा गृह का प्रचलन होता है और इनके युवा गृह को क्या बोलते हैं, गीती ओड़ा कहते हैं, गीती ओड़ा। और भी हम लोग मुंडा जनजाति से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी जिससे कि वो वीडियो से आप लोगों को मुंडा जनजाति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो जाएगी। देखिए अगला जो प्रश्न है वो है संथाल जनजाति का संबंध किससे है। तो ये संथाल जनजाति जो है वो प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की है। झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं। तो झारखंड की जो अधिकतर प्रजातियां जो हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की ही हैं। कोई कोई जनजाति ही ऐसी है जो द्रविड़ मूल की है। अब देखिए इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा कहीं नहीं पाई जाती है। तो मुंडा जनजाति जो है झारखंड के अलावा कहीं नहीं पाई जाती। अब रोजगार के लिए या फिर किसी अन्य कार्यों के लिए वो अब अन्य क्षेत्रों में बसने लगे हैं, लेकिन जनजाति का जो मुख्य जमाव है वो झारखंड ही है। संथाल जनजाति के 4 हड़ों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से नहीं देना था, लेकिन क्वेश्चन का क्या है कि संथाल जनजाति जो है उनमें कितने वर्ग होते हैं। वर्ग को संथाल जनजाति में हड़ कहा जाता है। तो झारखंड में जो संथाल जनजाति है वो 4 हड़ों में विभक्त है। संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला क्या है। तो संथाल जनजाति से संबंधित जो किरिंग बापला है वो विवाह का एक तरीका है। किरिंग बापला इनमें विवाह का प्रचलित एक रूप है, अलग अलग तरीके से विवाह होते हैं, उसमें किरिंग बापला भी है। बापला विवाह को कहते हैं। निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है। अगर संथाल जनजाति में यदि किसी को मतलब सजा होती है पंचायत के द्वारा या यहाँ पे जो इनकी जो शासन प्रणाली अपने अलग शासन प्रणाली जिसको मांझी शासन प्रणाली कहते हैं, तो इसके थ्रू यदि इनको सजा देना होता है किसी कारणवश, तो बिटला जो सबसे कड़ी सजा है, सबसे कठोर सजा है, उसको बिटलाहा कहते हैं। बिटलाहा, उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, तो वो बिटलाहा होता है। तो ये निषिद्ध यौन संबंध के दोषी पाए जाने वाले को ये बिटलाहा की सजा जो होती है वो होती है। संथालों का निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो संथालों के निवास स्थान को दामिने कोह के नाम से जाना जाता है। संथालों के गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। तो संथाल में गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है।
अब देखिए मुझे थोड़ा वीकनेस हो रहा था। ये एक किताब है, उसके अंश हैं। इसके पहले भी मैंने एक किताब के सोचे थे मैंने उससे कराऊं, लेकिन उसमें इतनी गलतियां थी कि मैंने फिर से दूसरे किताब को मैंने देखा। और ये जो किताब के अंश हैं वो है उड़ान। उड़ान किताब में सबसे लास्ट के पेज हैं, तो मैं चाहती थी कि आप लोगों को वहाँ से रिवीजन करा दूँ। आज मैं उड़ान का कराऊंगी, कल मैं मनीष रंजन, ऐसी तरीके से करके जो झारखंड की जो प्रमुख पुस्तकें हैं झारखंड जीके के लिए जो लिखी गई हैं, तो उनके जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर कराऊंगी, ताकि कम समय में आप लोगों की बेहतरीन तैयारी अलग अलग किताबों के माध्यम से हो सके। तो इसके पहले जो किताब मैंने लिया था उसमें इतनी सारी गलतियां थी, मैंने सोचा कि नहीं बिल्कुल भी नहीं कराना, नहीं तो हर 2 लाइन के बाद एक गलती रह रही थी वहाँ। तो कुछ देर से मैं बोल रही हूँ, वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। बहुत कड़वा लगता है, माफ़ी चाहूँगी इस तरीके का डिस्टर्बेंस के लिए। जनरली मैं अपनी क्लासेस में इस तरीके का कोई हरकत नहीं करती हूँ, लेकिन संक्रमण के कारण मुझे टाइम टू टाइम थोड़ा लिक्विड जो है वो लेना पड़ता है और तुरंत लेना पड़ता है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। तो संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है, ये मैंने करा दिया था। उरांव जनजाति की भाषा क्या है, तो उरांव जनजाति की भाषा मैंने क्या बताया, तो ये है कुडुक। कुडुक भाषा ये लोग बोलते हैं मेरे मित्र। उरांव जनजाति में युवागृह को किस नाम से जाना जाता है, तो उरांव जनजाति में युवागृह होता है, इस युवागृह को जाना जाता है धूमकड़िया के नाम से। देखिए मेरे वैसे मित्र जो नए नए झारखंड जीके की तैयारियों में लगे हैं, मुझे पता है 5.5 लाख लोगों ने इस फॉर्म को भरा है झारखंड पीसीएस के, और नई तैयारियों में लगा, पहली बार झारखंड जीके पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को युवागृह धूमकड़िया ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी समझ में। तो मैं आपको क्लियर करा देती हूँ दोस्त, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। देखिए युवागृह कहते हैं हॉस्टल की तरह होता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए जिस जनजाति का जो युवागृह है, तो उस जनजाति के जो युवक होते हैं, युवती होते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं, अपनी जनजातियों के संस्कार को सीखते हैं। और अलग अलग जनजातियों में, सभी में नहीं, किसी किसी में इसका प्रचलन है। जिस जनजाति में इसका प्रचलन है उसमें उस जनजाति के लोग किस नाम से पुकारते हैं ये आपको पढ़नी है। जैसे कि संथाल जनजाति जो है इसको घोटुल के नाम से जानती है, मुंडा जनजाति जो है वो गीती ओड़ा के नाम से जानती है, फिर ये जो उरांव जनजाति है इसको धूमकड़िया के नाम से जानती है। तो यही प्रश्न है कि उरांव जनजाति के युवागृह को किस नाम से जाना जाता है, तो ये है धूमकड़िया। तो उम्मीद है कि युवागृह के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो धूमकड़िया जो है वो किस जनजाति का सामाजिक संस्थान है, तो ये उरांव जनजाति का सामाजिक संस्थान है। मुंडा जनजाति में स्त्री के द्वारा तलाक दिए जाने पर वधु मूल्य के रूप में उसको क्या लौटाना पड़ता है, तो ये है गोनोंग टका। इस प्रश्न को इस तरीके से भी आप जान सकते हैं कि मुंडा जनजाति में प्रचलित वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो ये गोनोंग टका होता है। जो कि अगर मुंडा जनजाति में दंपति को तलाक का नौबत आ जाता है, वो तलाक लेते हैं, तो ऐसे में जो वधु पक्ष है उसको गोनोंग टका वर को लौटाना पड़ता है, क्योंकि ये जो वधु मूल्य होता है वो वर के तरफ से वधु को दिया जाता है विवाह के समय में उपहार स्वरूप, और यही वधु मूल्य जो होता है वापस लौटाना होता है तलाक के बाद वधु के तरफ से वर को। तो ये होता है गोनोंग टका। अब मैं आपको बता दूं मेरे वैसे मित्र जो नए जीके में लगे हुए, नए जीके की तैयारी कर रहे हैं झारखंड जीके की, वधु मूल्य जो है वो अधिकतर जनजातियों में प्रचलित है। अधिकतर जनजातियों में जो वधु मूल्य प्रचलित उसके नाम भी अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर मुंडा जनजाति में गोनोंग टका सुनने मिला, वैसे ही अलग अलग जनजातियों में आपको सुनने मिलेगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है मुंडा जनजाति की परंपरा और विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा कौन सी है, तो ये लोक कथा है सोसोबोंगा। एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो मुंडा जनजाति की जो हड्डियां, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो हड्डियों को विसर्जित किया जाता है, उनको गाड़ दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तो उस जगह को कहते हैं शासन। शासन कहते हैं। और ऐसा भी होता है, देखिए जहाँ पर उन हड्डियों को गाड़ा जाता है मुंडा जनजातियों में शासन में, तो वहाँ पर एक पत्थर लगा दिए जाते हैं, चिन्ह के रूप में हो या जैसे भी हो, मान्यता है पत्थर लगाने के लिए, तो वो पत्थर लगा दिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं शासन देरी,
ठीक है, याद रखिएगा आप, इसको भूलिएगा नहीं। अब अगला जो प्रश्न है वो हो जनजाति से संबंधित है। हो जनजाति की पारंपरिक जातीय प्रशासन प्रणाली क्या है? तो इनकी जो पारंपरिक शासन प्रणाली है हो जनजाति की, उसको मुंडा मानकी शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अब देखिए झारखंड में जो इतिहास पढ़ने आप लोगों को, झारखंड पीसीएस के द्वितीय प्रश्न पत्र में, उसमें आप लोगों को झारखंड की अलग अलग जो जनजातियां हैं उनकी शासन प्रणाली आप लोगों को पढ़नी है। इसी में आप लोगों को हो जनजाति की मुंडा मान की शासन प्रणाली आप लोगों को पढ़नी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। अब देखिए, अब अगला जो फैक्ट है, प्रश्न है, वो है किस जनजाति में युवा गृह जैसी संस्थान नहीं पाई जाती है? तो ये खरवार जनजाति है, इसमें युवा गृह जैसी संस्थान नहीं पाई जाती, और भी बहुत सारी जनजातियां होंगी, इसलिए ये प्रश्न उतना मायने नहीं रखते हैं। अब देखिए ओलोल दाय विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ओलोल दाय जो है वो प्रचलित है खड़िया जनजाति में। अब खड़िया जनजाति जो है उनकी ढोकलो शोहर शासन प्रणाली जो है आप लोगों को पढ़नी है, तो इससे संबंधित अगर फैक्ट यहाँ पर होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करा दूंगी। तो देखिए ओलोल दाय विवाह प्रचलित है किससे? तो ये खड़िया जनजाति से प्रचलित है। खड़िया जनजाति में इस तरीके के विवाह जो होते हैं वो होते हैं। किरिंग बापला किस में होते हैं? आपको मैंने अभी बताया, तो ये संथाल जनजाति में है। अब देखिए निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाई जाती है? तो अब देखिए ऑप्शन दिया होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे है जनजाति जहाँ पर गोत्र नहीं पाई जाती है, तो यहाँ वहीं उसको वन लाइनर्स में डाल दिया गया परहिया जनजाति। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रख सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जनजाति जिसमें गोत्र नहीं पाई जाती है। अब घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर को किस नाम से जाना था? तो बिरहोर जनजाति जो झारखंड की आदिम जनजातियों की श्रेणी में आता है, तो बिरहोर जनजाति में कुछ ऐसे लोग हैं जो घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं। तो जो घूमने वाले बिरहोर होते हैं उनको कहा था उथलू व भुलियास, या उथलू कहते हैं या भुलियास कहते हैं। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जंगल के आदमी कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति ने जनजातियों को अधिसूचित किया है? तो आप लोगों को अनुच्छेद बताना है, तो अनुच्छेद 342 342 इसके द्वारा अधिसूचित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है कि किस जनजातीय समाज में विवाह के पूर्व सगाई का रस्म प्रचलित है? तो विवाह के पूर्व सगाई का रस्म प्रचलन में है, वो कौन सा विवाह जनजाति है? तो वो है बंजारा जनजाति। ये भी घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं बंजारा जनजाति। और मैं आप लोगों को कुछ बात बताती हूँ ये सगाई रस्म से। झारखंड की जनजातियों में सगाई जो होता है वो अक्सर उस प्रथा को कहते हैं जो कि जैसे कि अगर कोई विधवा है या परित्यक्तता महिला है तो उनकी पुनः फिर से विवाह होती है, तो उसको सगाई के नाम से जाना जाता है। जनरली झारखंड की जनजातियों की मैं बात कर रही हूँ। ऐसे आम मतलब जो लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, तो उनमें सगाई जो होते हैं विवाह के पहले एक रस्म होता है जिसमें लड़की और लड़के की विवाह की जो पक्की हो जाती है, विवाह पक्की हो जाती है, उसके बाद ये रस्म होता है। फिर इसके बाद विवाह की तिथि जो है वो सारी निश्चित की जाती है, तो वो सगाई कहलाता है। तो इस तरीके के जो सगाई होते हैं झारखंड की जनजातियों में जो प्रचलित है वो बंजारा में है। लेकिन सगाई अक्सर वैसे विवाह को कहते हैं जो कि पुनर्विवाह होता है अगर विधवा या परित्यक्तता महिला का। तो अगला जो प्रश्न है वो है कि किस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है? तो वो कौन सी जनजाति है जिसमें वरमाला होते हैं? तो ये प्रचलन में है खोंड जनजाति में वरमाला का प्रचलन है। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर स्थित है? छिन्नमस्तिका माँ का मंदिर रामगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? तो रामगढ़ में। और रामगढ़ में ही रजरप्पा जलप्रपात है। रामगढ़ के रजरप्पा में छिन्नमस्तिका मंदिर है और यहाँ पर रजरप्पा जलप्रपात है जो कि भैरवी नदी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। भैरवी नदी दामोदर की सहायक नदी है और इसका जहाँ पर संगम होता है वहीं पर रजरप्पा जलप्रपात बना हुआ है। कोलवाशरी के लिए भी ये क्षेत्र प्रसिद्ध है और यहाँ पर और भी बहुत सारी मंदिर स्थित है। हम लोग कई बार वहाँ जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा आस्था है और मतलब बहुत तीर्थ स्थल है, वो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है छिन्नमस्तिका मंदिर, ये रजरप्पा में स्थित है। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देवघर में जो शिव मंदिर है, जेपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये शिव मंदिर का निर्माण करवाया था पूरनमल ने, राजा पूरनमल ने।
झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो झारखंड में एक मंदिर है सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो रांची में, रांची जमशेदपुर मार्ग में ये मंदिर जो है वो स्थित है। जहाँ तक मुझे याद है, बहुत अच्छे से नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये बुंडू हो सकता है, बुंडू। तो झारखंड के किस मंदिर में प्रथम लिखी कविता की संज्ञा दी गई है? तो ये सूर्य मंदिर है। यहाँ भी हम लोग गए हुए सन टेम्पल, तो ये रांची और जमशेदपुर वाले मार्ग में है, रांची में खास करके स्थित है, ऐसा नहीं कि पूर्वी सिंहभूम में आ गया वो। डोमकच क्या होता है? तो डोमकच एक नाटक भी है और एक नृत्य भी है, तो और विवाह गीत भी है, गीत भी है, नृत्य भी है, और मतलब ये भी है, नाटक भी है डोमकच। और ये क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। बिहार में जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते होंगे, झारखंड के वासी भी अच्छे तरीके से जानते होंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब विवाह होती है लड़की और लड़के की, तो लड़का का जब बारात जाता है लड़की के यहाँ, तो वैसे समय में महिलाएं जो है वो घर में रहती हैं, पुरुष जो है तो बारात में चले जाते हैं। अब तो महिलाएं भी जाने लगी हैं। और अक्सर ये भी होता था, प्रचलन था कि जब महिलाएं घर में हैं तो डर रहता था कि सबको पता है आसपास, पूरे आसपास के गांव के भी लोगों को, कि इनके यहाँ आज बारात गया है तो घर में केवल महिलाएं होंगी। और जब विवाह के समय में बहुत महंगे वस्त्र, महंगे आभूषण सबके घर में होते हैं, पैसा, धन दौलत सब होता है। तो ऐसे में चोर डाकू की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती थी, पहले ऐसा होता था। अब पता नहीं अब ऐसा है कि नहीं, गाँव में तो अभी भी होते होंगे, लेकिन पहले भी ऐसी मान्यता थी। तो ऐसे में क्या होता था कि ये डोमकच जो होता है था, ये होता था रात में, महिलाओं के द्वारा प्रस्तुतिकरण होता था, महिलाएं ही इसमें भाग ले सकती थी, वो भी वयस्क महिलाएं ही, और वही दर्शक होती थी। और ऐसा नहीं था कि सार्वजनिक इसका मंचन नहीं होता था, एक बंद कमरे में कुछ महिलाएं हैं और वही आपस में पुरुष का भी किरदार करी हुई हैं, महिला का भी किरदार करी हुई हैं, नाटक चल रहा है, संगीत चल रहा है, उसी में डांस भी हो रहा है, और ऐसे करते करते पूरी रात बीत जाती थी, कि ताकि लोगों को लगे कि नहीं यहाँ के जो लोग हैं वो सभी जगे हुए हैं, और ऐसे में खतरा जो होता था चोर डाकू का वो नहीं होता था। तो यही डोमकच है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए बताना जरूरी था। अब देखिए अगला जो फैक्ट है वो है झारखंड में पाइका क्या है। ठीक है, तो पाइका क्या होता है झारखंड में? तो ये एक नृत्य का प्रकार है, नृत्य होता है, पुरुष प्रधान नृत्य होता है पाइका। सुधेंदु नारायण सिंह का संबंध किससे है? तो सुधेंदु नारायण सिंह जो है इनका संबंध छौ नृत्य से है। और सुधेंदु नारायण सिंह जो थे ये सरायकेला खरसावां के राजघराने से थे, और इन्होंने ही 1938 ईस्वी 1938 में, जहाँ तक मुझे याद है, तो यूरोप में छौ नृत्य का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मंचन कराया था। और अब तो इतना ज़्यादा छौ नृत्य प्रचलित हो गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा झारखंड का सबसे सबसे प्रमुख जो नृत्य होता है वो छौ नृत्य ही है। अगला जो प्रश्न है वो है झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो यही छौ नृत्य जो है इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। सोहराई नामक पर्व मनाया जाता है कब? तो जो सोहराई होता है ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, और संथाल जनजाति में ये अक्सर पूस माह में मनाया जाता है। संथाल जनजाति जो है इसको मतलब सोहराई पर्व जब मना लिया जाता है अन्य जनजातियों के द्वारा, उसके 1.5 या 2 या 1 माह के बाद ये इस पर्व को मनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस समय में मैं आपको बताई थी सोहराई पर्व के बारे में। तो सोहराई नामक पर्व जो होता है झारखंड के अलग अलग जनजातियों के समय में, और जनरली इसको कार्तिक माह के अमावस्या को ही मनाया जाता है। सोहराई किस जनजाति की सबसे बड़ा पर्व है? तो ये सोहराई जो है इस संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। और संथाल इसको कब मनाती है? तो वही जनवरी के आसपास में। अब देखिए कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? तो कई पर्व हैं, 2 पर्व ऐसा है जो झारखंड में 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। एक तो देशावली है और दूसरा जनी शिकार है। अगर ऑप्शन में देशावली और जनी शिकार होगा तो ये दोनों होगा, दोनों ही 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ऐसे यहाँ पर देशावली के बारे में वर्णन है। जनी शिकार जो होता है महिलाओं के द्वारा ये पर्व मनाया जाता है। महिलाएं क्या करती हैं, पुरुष का वस्त्र धारण कर लेती हैं और शिकार करने निकलती हैं, और सामने उनको जो भी पशु मिलता है उसका शिकार करती हैं। और रात में अखड़ा में, अब मेरे जो वैसे मित्र जो अलग राज्य से जुड़े हुए हैं जिनको अखड़ा के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं, एक खाली मैदान होता है, वहाँ पर सभी जनजातियों के जो लोग होते हैं वो सभी मतलब जनजातियों जो जनजाति होते हैं या फिर आम आदमी भी कोई भी वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर सामूहिक पर्व और त्यौहार मनाते हैं। कभी कभी अखड़ा में पंचायत की भी बैठक की होती है, वहीं पर सभी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, प्रसाद बनता है,
उस पशु को का, और उसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है, सभी लोग नृत्य संगीत करते हैं। तो ये होता है जनित शिकार। अब देशावली के बारे में याद दिया, 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो देशावली क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए देशावली जो पर्व है, उस पर्व में काढ़े की बलि दी जाती है, और अलग अलग मतलब, और जहाँ काढ़े की बलि भूंयरदार जो होते हैं उनके द्वारा काढ़े की बलि दी जाती है, और जहाँ पर बलि दी जाती है उसी जगह पर उसको मतलब उस पशु को गाड़ भी दिया जाता है, काढ़े को गाड़ दिया जाता है। तो ये होता है देशावली। तो 12 वर्ष में एक बार इसको आयोजित किया जाता है। हिंदू भाद्रपद में, मतलब भादों में, हिंदू भाद्रपद में जनजातियों को कौन सी पूजा होती है? तो ये सरहुल होती है। भादो माह के एकादशी के भादो माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को ये मनाया जाता है। और मैंने एक क्लास में जो प्रैक्टिस सेट का ही पहला जो क्लास है उसमें मैंने आपको ये बता दिया गलती से कि कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, तो नहीं, शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो ये सरहुल त्योहार है, साल की वृक्ष की पूजा होती है इसमें। और संथाल जनजाति इसको बाहा पर्व के नाम से भी जानते हैं, और वहाँ पर मैंने बा गलती से लिख दिया था, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो संथाल इसको बाहा पर्व के नाम से जानते हैं। गर्मी बहुत है यहाँ, और ऐसा मेरी स्थिति है ना कि मैं ऐसी नहीं चला सकती, फैन चलाऊंगी तो आप लोगों को साउंड में प्रॉब्लम होगी। तो मुझे लगता है जब तक मैं कोरोना निगेटिव ना हो जाती हूँ तब तक थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा ये गर्मी, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग सरहुल के बारे में जाने। साल वृक्ष की इसमें पूजा की जाती है सरहुल में, और सरई के फूल, साल को सरई भी बोलते हैं और शखुआ भी बोलते हैं, उसके फूल की भी इसमें काफ़ी प्रधानता होती है। कई दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार होता है सरहुल। कौन सा त्यौहार असुर जनजाति के द्वारा लोहा गलाने के उद्देश्य हेतु मनाया जाता है, मतलब उनकी उन्नति के लिए? तो ये त्यौहार होता है कुटसी। देखिए कुटसी त्यौहार ये लोहा गलाने से संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे कुछ अच्छा लगा। ये सारे चीज़ तो बहुत सिंपल सी चीज़ें थी, जिनके लिए रिवीजन हो रही है उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन ये भी आप याद रखिएगा, लोहा गलाने के उद्देश्य के लिए मनाया जाता है। ये कुटसी त्यौहार असुर जनजाति में प्रचलित है। अगला जो फैक्ट है वो है हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? तो हिजला मेला जो है ये मयूराक्षी नदी, इसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो हिजला मेला को मयूराक्षी नदी के तट पर मनाया जाता है। हिजला मेला किस शहर में होता है? तो ये दुमका में होता है हिजला मेला, मयूराक्षी नदी के तट पर दुमका में ये मेला जो है वो मनाया जाता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है हिजला मेला किस शहर में मनाया जाता है? दुमका में। जादू पटिया का संबंध किस जनजाति से? तो संथाल जनजाति से संबंधित। और ये चित्रकला है, संथाल जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित चित्रकला जो है वो जादू पटिया है, और जादू पटिया एक चित्रकला है। देखिए नाम ऐसे ऐसे होते हैं ना कि जो नई नई तैयारियों में लगे हैं या फिर जिनको झारखंड जीके का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है उनके लिए सर घुमाने वाले सारे नाम होते हैं, उन पहली बार ऐसा सुन रहे होते हैं। तो आप सभी परेशान बिल्कुल भी नहीं होइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ये ऐसे मेरे प्रैक्टिस सेट वाले क्लास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान हो जाएगा। समय अब ज़्यादा नहीं है, वन लाइनर जी के ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने हैं, और कोशिश करनी है इसके व्याख्या को भी ध्यान से सुनने का, कि ताकि वहाँ से भी कोई प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप लोग कर सकें उसके। तो ये जो जादू पटिया का संबंध है वो चित्रकला से है, चित्रकला है ये जादू पटिया। और इसमें क्या होता है कि एक पट्टी ली जाती है, जैसे आप देख रहे होंगे ऐसे पट्टी, इस तरीके का बॉर्डर जो है इसी तरीके का कपड़े की पट्टी होती है या कागज़ की, चौड़ी पट्टी होती है, ऐसे लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई थोड़ी कम होती है, और उस पर पेंटिंग की जाती है, जादू पट्टियाँ होती हैं। और जो पेंटिंग इसको करते हैं उसको जादू कहते हैं, और चूंकि पट्टी पे पेंटिंग होती है इसीलिए इसको पट्टिया कहते हैं। संथाल में काफ़ी प्रचलित और ये चित्रकला है। अगला जो क्वेश्चन है वो है झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार को क्या कहते हैं? तो ये सरहुल का त्यौहार है, जो फूलों का त्यौहार होता है। मैंने आपको बताया सरई के फूल का यहाँ पूजा किया जाता है। संथाली भाषा की लिपि क्या है? तो संथाली भाषा की जो लिपि है वो ओलची की लिपि है। 50 प्रश्न आज करा सकती हूँ, ठीक है आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में आज, इसीलिए मैंने वन लाइनर्स फैक्ट लिए हैं ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों को शामिल कर सकूं। आज मैंने थोड़ा नींबू ज़्यादा डाल दिया, बहुत कड़वा है आज। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा, लेकिन अच्छा चीज़ है नींबू पानी, प्रतिदिन सुबह में गर्म पानी ही लेना चाहिए। अब मैं लूँगी सो कंटिन्यू करूँगी। देखिए संथाली भाषा की जो लिपि है वो है ओलची की लिपि। रघुनाथ मुर्मू का संबंध है इससे, ओलची की लिपि से। ओलची की लिपि का आविष्कार किसने किया था? देखिए मैंने जैसे बताया रघुनाथ मुर्मू ने
किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? तो संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है डोमन शाहू समीर को। संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया है। झारखंड की जनजातियों की इकलौती एक ऐसी भाषा है जिसको झारखंड के संविधान की अनुसूची में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, वो है संथाली भाषा। नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना जो है जिसका नाम है नागवंशावली, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना बेनीराम मेहता ने की थी। झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? तो इस सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो है संथाली। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो देवघर के शिव मंदिर का निर्माण शासक पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो अंजन धाम झारखंड के गुमला में स्थित है। ये प्रश्न भी एक बार पूछा जा चुका है। और ऐसी हनुमान जैसी मान्यता है कि हनुमान जो है उनका जन्म जो है यहीं पर हुआ था। अंजनी माता का स्थल है, यहाँ पे पूजा स्थल है। अंजनी माता के मंदिर बने हुए हैं और हनुमान के जन्म स्थली के रूप में इसको जाना जाता है। अंजन धाम झारखंड के गुमला में स्थित है। खोटा संकलनों का प्रकाशन जिसको नाम है मेघदूत, इसको मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया था? तो श्रीनिवास पानूरी जी ने खोटा संकलन का प्रकाशन जो है वो मेघदूत नाम से किया था। मुंडा परंपरा का रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित? तो जो रीजगढ़ है वो संबंधित है राजगीर या सासाराम, एक बार देख लूंगी, ऐसे यहाँ राजगीर दिया हुआ है, राजगीर सही होगा। अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी से संबंधित है? तो हो जनजाति से संबंधित है। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक है रणेंद्र एक IAS अधिकारी हैं और उनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला हुआ है रणेंद्र को। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये हैं सोलेमान मुर्मू। खेरवाल वाशोधोरोम पुथी के रचयिता कौन है? तो मांझी रामदयास टुंडो। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो रामदयाल मुंडा। संथाली भाषा के प्रथम छोटी कहानी का संग्रह कौन सा है? तो ये कुकमो। लांगड़े क्या है? एक प्रश्न ये भी पूछा गया जा चुका है JPSC में। तो लांगड़े क्या होता है? तो लांगड़े नृत्य होता है। कजली कब गाया जाता है? तो कजली वर्षा ऋतु में गाया जाता है। टांगीनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? ये सब JPSC में पूछा जा चुका है। पशुपत संप्रदाय से संबंधित है टांगीनाथ का मंदिर। सोहराई त्योहार जो होता है दिवाली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा में मनाई जाती है? तो ये सोहराई पर्व जो होता है वो पशुओं के सम्मान में मनाई जाने वाला ये त्योहार है। संथालों में विवाह का सामान्य रूप कौन सा है? तो ये है बापला। ये JPSC में ये सब पूछा जा चुका है प्रश्न। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ये है खेती करना। अब आगे हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज बस इतना ही। आप लोग देखिए होली बीता है कल ही और आज से पढ़ने में लग जाइए। इस बात को समझिए कि एग्ज़ाम नज़दीक है। आप इस भ्रम में मत रहिए कि एग्ज़ाम के डेट बढ़ेंगे, जब बढ़ेगा तो देखा जाएगा। फिलहाल तो यही है कि एग्ज़ाम के डेट बढ़ने वाले नहीं हैं। 2 मई को एग्ज़ाम की तिथि निश्चित की गई है और आप सब उसको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को और तेज़ी में लेकर के आए। मैं कोशिश करूँगी इसी तरीके के वन लाइनर्स फैक्ट जो है, ताकि एक क्लास में आप लोगों के 50, 60, 70 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं, माफ़ कीजिएगा, ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। तो आप सभी का धन्यवाद क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और मैंने एक नया YouTube चैनल बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। वो ब्लॉग के लिए मैंने बनाया है, ब्लॉगिंग करूँगी। अब इसका नाम भी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ कि क्या रखना है। आप लोग एक नाम सुझाएंगे और मैं एक नया चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ जो ब्लॉगिंग के लिए होगा। तो नाम मुझे चेंज करने हैं, चैनल तो बना हुआ है, तो नाम मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि ब्लॉगिंग के लिए कौन सा चैनल जो नाम होगा वो जो होगा सबसे अच्छा होगा। जैसे ही मैं स्वस्थ हो जाती हूँ तो ब्लॉगिंग का भी मैं क्लासेस शुरू करूँगी, ताकि मैं अपनी जीवन और जो जिस तरीके का लाइफस्टाइल है या फिर जो भी चीज़ें हैं जो मेरे जीवन में घट रही हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आप नाम ज़रूर सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हर एक काम जो शुरू करती हूँ या करती हूँ तो आप सभी से उसकी राय ज़रूर लेती हूँ। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, स्टडी विद स्मृति JPSC वाले ग्रुप से। तो वहाँ पर मैं इसका PDF जो है वो शेयर कर दूँगी। तो स्टडी विद स्मृति JPSC, तो आप जुड़िए वहाँ पर, तो इसके PDF मैं वहाँ शेयर करती हूँ। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।